नमस्कार। मैं डॉक्टर अन्नू भाई सोनी फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली मुलाकात में हमने आपके साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा की थी। उस वीडियो के बाद उसके संबंध में मुझको दो नई जानकारियाँ प्राप्त हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पिछली मुलाकात में आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन में अभी 3 सदस्य हैं। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मिस्टर राजीव कुमार, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं जो उसके सदस्य हैं मिस्टर अरूप चंद्र पांडे, और तीसरे मेंबर हैं जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं मिस्टर अरुण गोयल। उसके संबंध में एक नई जानकारी प्राप्त हुई है कि अनूप चंद्र पांडे सेवानिवृत्त हो गए हैं और अरुण गोयल साहब ने कल, आज के पेपर में प्रकाशित हुआ है, कल उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जानकारी नई आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं जो मुझे उस समय तक नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अब इलेक्शन कमीशन में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही रह गए हैं। वैसे सरकार ने कहा है कि सरकार बहुत शीघ्र 2 इलेक्शन कमिश्नर या जितनी वो आवश्यकता समझेगी उसकी नियुक्ति करेगी। एक बात मैंने आपको और भी कही थी कि इलेक्शन कमिश्नर की क्या योग्यता होनी चाहिए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, इसकी कोई कानूनी या कोई शैक्षणिक योग्यता के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझको एक जानकारी मैं आपके साथ और लाना चाहता हूँ, वो ये कि 2023 में एक एक्ट पारित हुआ जो अभी जनवरी 2024 से लागू भी हो गया है। उस एक्ट का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विस, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये नया एक्ट अस्तित्व में आया है और इस एक्ट ने पुराने इसी से संबंधित 1991 में पारित अधिनियम और 1994 में जो एक अधिनियम आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने टी.एन. शेषन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में अपना निर्णय सुनाया था कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय भी हो सकता है, इसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है। ये अब दोनों अधिनियम के स्थान पर ये नया एक्ट आ गया 2023 का, जो 2024 जनवरी से लागू हो गया है। इस एक्ट में जो है वो प्रावधान किया गया है, प्रावधान संविधान के अनुरूप ही है, लेकिन उसमें इस बार उन्होंने इसको ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति होगी वह उन्हीं व्यक्तियों के बीच से होगी जो व्यक्ति केंद्र सरकार में सचिव पद को धारण करते हैं, सचिव स्तर के पद को धारण करते हैं या पहले उस पद पर को धारण करते थे और वो निष्ठावान व्यक्ति हैं और उन्हें चुनाव के प्रबंध और संचालन का अनुभव है। इस प्रकार के व्यक्तियों में से ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। मैंने अपने पिछले मुलाकात में आपको कहा था कि व्यवहारिक रूप से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, ये लगभग उसी प्रकार का मामला है। उसमें इस अधिनियम में 2 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक कि ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो है एक सर्च कमेटी बनेगी। वो सर्च कमेटी पैनल तैयार करेगी जो वो सिलेक्शन कमेटी को सौंपेगी और सिलेक्शन कमेटी उसमें से उपयुक्त व्यक्ति का चयन करके महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष उसे अंतिम स्वीकृति और नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करेगी। इस सर्च कमेटी जो बनेगी, इस सर्च कमेटी के हेड होंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री, माननीय मंत्री जी। विधि एवं न्याय मंत्रालय जो है उसके माननीय मुख्यमंत्री जी जो होंगे उसके अध्यक्ष होंगे, हेड होंगे, और 2 केंद्रीय सरकार के सचिव स्तर के जो व्यक्ति होंगे वो उसके सदस्य होंगे। ये सर्च कमेटी होगी, इसको खोज कमेटी कहा गया है। ये उपयुक्त व्यक्तियों की नाम सूचीबद्ध करके चयन समिति को देगी। चयन समिति 3 सदस्यीय होगी। चयन समिति के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। उसके एक और सदस्य
लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष के जगह पे कह सकते हैं बड़े किसी दल के नेता जो होंगे लोकसभा में, जो सत्ता में नहीं है, ऐसे दल के नेता जो होंगे, नेता प्रतिपक्ष कह लें आप उसे, वो सदस्य होंगे उसके। और कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री जिनका नाम माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकित करेंगे, मनोनीत करेंगे, ऐसा व्यक्ति तीसरा मेंबर होगा। और ये 3 सदस्यों की जो बहुत हाई प्रोफाइल कमेटी है, ये कमेटी सर्च कमेटी के द्वारा जो पैनल तैयार किया गया है, जो सर्च कमेटी द्वारा जो सूची तैयार की गई है, उसका पैनल तैयार करेगी। और उसमें उस जो पैनल तैयार हुआ होगा 5 लोगों का, उस पैनल में से नियुक्ति के लिए जितने लोग की आवश्यकता होगी, 1, 2, 3, 4 जितने लोग की आवश्यकता होगी, उनकी नियुक्ति की अनुशंसा करके वो महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। और महामहिम राष्ट्रपति जी अपने हस्ताक्षर एवं अपनी मुद्रा से नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 साल की आयु तक का होगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो नया एक्ट आई है उसमें है। मैं चूंकि पिछले हमारी बैठक में मैं इन बातों को नहीं बता पाया था, कुछ बातें मेरी जानकारी में तत्काल आई हैं, तो मैंने उसे आपके साथ शेयर करना उचित समझा। चलिए अब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं और अपनी मुख्य चर्चा पर आते हैं कि चुनाव आयोग पर चर्चा होने के बाद अब हम चर्चा शुरू कर रहे हैं जो MCC जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या है। पहले तो अपन समझे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, अपन उसको चुनाव से न जोड़ें। सामान्य तौर से कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, और आचरण से ही बना है आचार। या आप यूं कह सकते हैं कि आचार से बना है आचरण। जो आचार विचार आपके होते हैं वही आपके आचरण के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी संस्थान में हैं आप, किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, किसी व्यक्तिगत कार्य को कर रहे हैं, किसी सामाजिक कार्य को कर रहे हैं, तो एक नियम होता है जो नैतिकता पर, सद्भावना पर और आपसी विश्वास पर, अनुशासन के नियमों पर आधारित होता है। इसी को कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। आप देखेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए प्रोफेशनल एथिक्स बनाती है, वो भी एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टरों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, वो सब उसका पालन करते हैं। और उसका पालन करने का उद्देश्य होता है कि उस प्रोफेशन की, उस संगठन की गरिमा को, शुद्धता को, शुचिता को बनाए रखा जाए। अब यही बात चुनावी आचार संहिता पर भी लागू होती है कि चुनाव का जो कार्य है सरकार चुनने का कार्य है, और सरकार के चुनाव के संबंध में सरकारी तंत्र उसमें पूरी तरह से सक्रिय होता है, और राजनीतिक दल उसमें सक्रिय होते हैं। राजनीतिक दलों का ही ये मुख्य काम है। सरकारी तंत्र सिर्फ ये देखता है कि किस तरह से नियमानुसार शांतिपूर्वक, निष्पक्षता से, शुचिता से, पूरी सद्भावना से निर्वाचन कार्य को संपन्न कराया जा सके। अब हालांकि इसके लिए कोई हमारे पास कोई ठोस अधिनियम या कानून नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक प्रकार की एक व्यवस्था, एक प्रकार का एथिक्स, एक प्रकार का सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो जारी किया है कि भाई इन नियमों का, इन व्यवस्थाओं का, इन अनुशासन संबंधी नियमों का, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का हर राजनीतिक दल को पालन करना चाहिए, ताकि राजनीतिक ये जो कार्यक्रम है और सरकार का ये जो बहुत महत्वपूर्ण काम है जो राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर होता है, तो इसमें इसकी शुचिता, इसका जो फेयरनेस है वो कायम रखा जा सके, ताकि हम और विश्व के अनेक देशों में के लिए हम एक मिसाल बन सके कि इतने बड़े लोकतंत्र में जो चुनाव का जो महत्वपूर्ण कार्य है हम वो कितनी निष्ठा से, कितनी शुचिता से, कितने अनुशासन से करते हैं। तो इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले 1960 में केरल में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो पहली बार इस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लागू किया गया था। मतलब वहां के लोगों के लिए उसको उपलब्ध कराया गया था, वहां के जो राजनीतिक दल थे, और उन्होंने उसका पालन किया था। उसके बाद में उसी से प्रभावित होकर के 1962 में चुनाव आयोग ने इसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और सब राजनीतिक दलों को दिया था कि आप इसमें अपना समर्थन दें, या इसमें किसी प्रकार का कोई आप चीज जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो वो भी बताएं। वो ड्राफ्ट को राजनीतिक दलों ने लगभग स्वीकार किया था,
उसके बाद उसे 1967-68 के जो लोकसभा के निर्वाचन के समय इसको लागू करने की व्यवस्था की गई, लागू किया भी गया। लेकिन 1991 में इसको कठोरता से लागू किया गया, क्योंकि चुनाव में जो है हिंसा और भी कई प्रकार के जो अनुशासनहीनता यूँ कहिए और कुछ आपराधिक जो कार्य थे वो सिलसिलेवार बढ़ रहे थे। इनको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने इसको कठोरता से 1991 में लागू किया था। उस समय टी एन शेषन जो थे चुनाव आयुक्त थे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि टी एन शेषन साहब ने बड़ी कठोरता से मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू किया था, एक आचार संहिता को लागू किया था, और उन्होंने स्थापित कर दिया था कि चुनाव में चुनाव आयोग की कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी को अपन कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही चुनाव की तिथि की घोषणा होगी वैसे ही लागू हो जाएगा और मतदान खत्म होते तक ये लागू रहता है। और कई बार मतदान की तिथि समाप्त हो जाने के बाद, मतदान समाप्त हो जाने के बाद और नई सरकार के गठन के कुछ दिन के आसपास में ये जो है आचार संहिता वापस ले जाती है। लेकिन जैसे ही चुनाव की तिथि की घोषणा होगी ये आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव कार्य संपन्न होने के बाद ये वापस हो जाती है, हटा दी जाती है। ऐसा इसका एक सामान्य नियम है। अब सवाल उठता है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये क्या कोई कानून है? तो इसको यदि अपन तकनीकी भाषा में कहें तो कोई कानून नहीं है। इसको किसी संसद ने या किसी विधानमंडल ने पारित नहीं किया है। ये राजनीतिक दलों की आपसी समझ, समन्वय, नैतिकता, सद्भावना, साम्य, सद्विश्वास इसी पर आधारित है और इनकी सहमति से ही ये चुनाव आयोग ने इसको तैयार किया है। और इससे अपेक्षा की जाती है हर राजनीतिक दल से कि इस आचार संहिता का वो अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। यदि अक्षरशः पालन नहीं भी हो सका, यदि हम इसका 95-90% तक भी पालन कर लेते हैं तो हमारे चुनाव जो है हम एक आदर्श चुनाव व्यवस्था की ओर ले जाने में सफल होंगे। अब देखिए इस प्रकार का जो आचार संहिता है, ये आचार संहिता जैसे मैंने आपको बताया एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है। और ये एथिक्स सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए लागू नहीं होता, ये राजनीतिक दलों के लिए तो लागू होता ही है, ये उन लोगों के लिए भी लागू होता है जो सरकारी तंत्र में प्रशासनिक अधिकारी किसी न किसी रूप में जुड़े हैं और जो चुनाव कार्य में लगे रहते हैं। बल्कि ये आम मतदाता के लिए भी लागू होता है कि वो इस आचार संहिता का पालन करे। और इस आचार संहिता का पालन नहीं करने की स्थिति में, मैंने कहा ना कि कोई कानून तो नहीं है, लेकिन फिर भी आईपीसी और सीआरपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं ना उसको, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट इस 1951 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो चुनाव आयोग है इस पर सख्त कार्यवाही कर सकता है। समय समय पर चुनाव आयोग ने इस संबंध में कठोरता दिखाई भी है। तो चलें अपन थोड़ी बहुत चर्चा, क्योंकि ये बहुत आचार संहिता की जो सूची है बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और इसको इतने छोटे वीडियो में छोटे समय में बता पाना न मेरे लिए संभव है और व्यवहारिक भी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए चुनाव का प्रारंभ होता है चुनावी घोषणा से और चुनावी घोषणा के बाद जो उम्मीदवार हैं वो अपने चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। तो सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? बैठकों से। तो बैठकों के संबंध में आचार संहिता कहती है कि आप जब भी कोई सभा, कोई बैठक, चुनावी सभा या चुनावी बैठक करें, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को इसकी पूर्व सूचना दें। ये आचार संहिता का पहला, मेरे हिसाब से मैं पहली बात आपको बता रहा हूँ कि पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी पूर्व सूचना दें कि भाई हम अमुक स्थान पर जो है वो चुनावी बैठक या चुनावी सभा करने जा रहे हैं, है ना, ताकि प्रशासन अपने स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था करने में सक्षम हो सके। दूसरी, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं और भी किसी प्रकार का किसी धर्म या किसी संप्रदाय से संबंधित कोई धार्मिक स्थल है, उन स्थलों को चुनाव कार्य से अलग रखना चाहिए। चुनाव के प्रचार से या चुनाव के किसी प्रकार के कार्यवाही से राजनीतिक दलों को अलग रखना चाहिए, है ना, उससे अलग होकर के वो अपना काम करें। ठीक है। दूसरी बात बैनर पोस्टर की है। कहा गया है कि किसी भी के घर में कोई झंडा, कोई बैनर या कोई उसकी दीवार पर कोई नारा या कोई पोस्टर
आप तब तक न लगाएं जब तक उस गृह के मालिक से, उसके निवासी से आपने अनुमति न ले ली हो। यदि उसने अनुमति दे दी है तब आप अपना झंडा, बैनर, पोस्टर लगा सकते हैं। यदि उसने अनुमति नहीं दी है तो ऐसा करना आचार संहिता का एक प्रकार से उल्लंघन होगा। दूसरी बात यह भी है, किसी दूसरे का राजनीतिक दल का या दूसरे उम्मीदवार का कोई बैनर, पोस्टर लगा हुआ है तो उसे आप नष्ट ना करें, क्षति ना पहुंचाएं, है ना। और उसको जैसा लगाए वैसा लगे रहने दें। अपना पोस्टर, अपना बैनर यदि आपको भी अनुमति लगाने की तो आप निर्धारित स्थान, जो जगह है वहां पर आप लगा सकते हैं। फिर आगे चले, एक आपने सुना होगा इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी जो है, अब देखिए अभी भी इफ्तार पार्टी के बारे में आप जानते ही होंगे कि रमजान के अवसर पर जो मुस्लिम भाई हैं वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। अब यदि उसी बीच में यदि कोई चुनावी हलचल शुरू हो गई है तो राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए, चुनावी प्रचार प्रसार के लिए भी इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। इसके बारे में आचार संहिता कहती है कि कोई व्यक्ति अपने निजी खर्च पर, अपने निजी स्थान पर, अपने निजी कारणों से यदि कोई इफ्तार पार्टी करता है तो उसमें कोई आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि किसी सरकारी धन का प्रयोग इफ्तार पार्टी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आइए जुलूस पर। जैसे ही चुनावी घोषणा होगी, रोड शो और जुलूस का दौर शुरू हो जाएगा। अब ये जुलूस कैसे होने चाहिए? अब आप मान लीजिए कि आपके शहर में कोई एक बड़ा प्रचलित कोई मार्ग है, उस मार्ग में एक ही समय या एक ही दिन कोई दो उम्मीदवार या दो से अधिक उम्मीदवार अपना जुलूस ले जाना चाहते हैं उस मार्ग से, तो निश्चित रूप से हर एक उम्मीदवार के पक्ष में उसके समर्थक एक बड़ी भीड़ लेकर के आएंगे। और यदि वो सभी के समर्थक, सभी के साथ जुड़े जो लोग हैं, यदि एक साथ उस मार्ग पर आ जाए तो शांति भंग होने की प्रबल संभावना होती है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग कहता है कि आप प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की मदद तो लें, साथ में पहले से बैठकर तय कर लें कि कितने कितने समय पर आप उस मार्ग का उपयोग करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की टकराहट की संभावना न हो। फिर आगे चले, ऐसे जुलूस में जो उम्मीदवार हैं वो किसी विरोधी का या किसी अन्य राजनीतिक नेता का कोई पुतला न तो लेकर के जाएं, न वहां पर पुतले को जलाएं। ऐसा करना पूरी तरह से निषिद्ध होता है। ठीक है। जुलूस में हथियार लेकर के चलना ये तो पूरी तरह से निषिद्ध है। वो तो वैसे भी कानून के अंतर्गत निषिद्ध श्रेणी में आता ही है। और आचार संहिता भी उसका कहीं से भी समर्थन नहीं करती कि आप जुलूस में शामिल हुए तो आप हथियार लेकर के चले। आगे चले कि एक व्यक्ति जो उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार यदि कोई मंत्री पद पर है या किसी सरकारी या सत्तारूढ़ दल से संबंधित है और सरकारी संसाधनों का प्रयोग करता है, तो आचार संहिता के अंतर्गत उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? तो इस साफ साफ कहा गया है कि जो मंत्री होंगे या जो विधायक होंगे वो सरकारी वाहनों का प्रयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं करेंगे। मंत्री जी हैं तो कार्यालय से निवास से कार्यालय पहुंचेंगे, कार्यालय से वापस निवास जाएंगे, यहीं तक कि उनको सरकारी वाहन की सुविधा रहेगी। वो चुनाव कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक। उसी प्रकार से सरकारी खर्चे पर, यदि सत्तारूढ़ पार्टी है तो सरकारी खर्चे पर सरकार की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा करके या सरकार की विशेषताओं को बताने वाले कोई होर्डिंग्स, कोई पोस्टर कहीं से भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। उसके अलावा सरकारी जो रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, उसका उपयोग सभी उम्मीदवार कर सकेंगे। वो सिर्फ सरकारी मंत्रियों के लिए, सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों, विधायकों और के लिए ही उपलब्ध नहीं रहेगा, बल्कि वो सभी दल के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेगा। विश्रामालय जो है, गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, जो सरकारी नियंत्रण में चलते हैं वो सभी।
और लेकिन उसमें किसी भी दल के किसी भी उम्मीदवार को वहां बैठक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो कक्ष सिर्फ इस निवास के उपयोग के लिए दी जाएगी। 24 घंटे से अधिक के लिए ऐसा कहा जाता है कि नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि मान लो दी भी जाती है तो उसमें स्ट्रिक्टली देखा जाएगा कि उसका उपयोग किसी भी तरह से चुनाव प्रचार, चुनाव की संबंध में बैठकें, सभा इत्यादि करने के लिए बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और उस पर सरकारी या सत्तारूढ़ जो दल है, जो सरकार में है या सरकार में थी, उसका उस पर कोई एकाधिकार नहीं होगा। ठीक। पायलटिंग वाले वाहन, बीकन लाइट वाले वाहन जो सरकारी मंत्रियों को, सरकार के अधीन जो मंत्री हैं उनको जो अलॉट किए जाते हैं, उसका प्रयोग आचार संहिता के लगने के बाद नहीं किया जाएगा। ठीक है। और आगे चले। अब आइए कि आचार संहिता के लागू होने के बाद क्या कोई मंत्री, क्या कोई विधायक या कोई सरकार जो है राजनीतिक तौर पर जो है, क्या वो किसी प्रकार के किसी अनुदान की, किसी निर्माण की, किसी सुविधा की, किसी अनुदान की कोई घोषणा कर सकती है? तो कहा गया नहीं। आचार संहिता के लागू होने के बाद कोई सरकारी अनुदान की, कोई सरकारी यूं समझ लीजिए सरकारी सहायता की, कोई सरकारी अनुदान की, किसी वित्तीय पोषण की कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो काम पहले से वास्तव में शुरू हो चुके हैं, है ना, जैसे सरकार ने किसी भवन को, कोई पंचायत भवन है या कोई सामुदायिक भवन है या स्कूल भवन है, उसको निर्माण करने की अनुमति आचार संहिता लगने के पहले दे दी थी और उसका काम वास्तव में शुरू हो गया है, तो फिर ऐसे काम नहीं रुकेंगे, ऐसे काम पूरे किए जाएंगे। लेकिन कोई नई घोषणा जो है सरकार नहीं करेगी। इसी तरह से केंद्रीय सरकार के और सरकारों के जितने भी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, जैसे मनरेगा है, इंदिरा आवास है ना, और भी किसानों से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं, ये सारी योजनाएं चलती रहेंगी, बशर्ते उसमें जो काम हो चुके हैं, जो काम शुरू हो चुके हैं, वही। कोई नई घोषणा, कोई नया काम आचार संहिता के दौरान न तो घोषित किया जाएगा, न ही वो प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है। और आगे चले। स्कूल और कॉलेजों के पास आप देखें मैदान होते हैं। क्या ऐसे मैदान का उपयोग कोई राजनीतिक सभा के लिए किया जा सकता है? तो कहा गया किया जा सकता है, बशर्ते कि स्कूल का कैलेंडर डिस्टर्ब ना हो, स्कूल चलाने वाली जो संस्था चल है या उस स्कूल का जो प्रधान है उसकी अनुमति, उस कॉलेज की बॉडी की अनुमति हो, और जो सब डिवीजन ऑफिसर उस क्षेत्र का SDO, उसकी अनुमति हो, और उस मैदान को बिना क्षति पहुंचाए वहां पर राजनीतिक सभा की जाएगी, और कोई क्षति होगी तो ऐसी क्षतिपूर्ति संबंधित राजनीतिक दल के द्वारा की जाएगी। ये हो गया। अब देखें चुनाव के दिन, ये सब आपने बैठक कर ली, आपने जुलूस निकाल लिया, और उसके अलावा आपने और सारी तमाम चीजें, पोस्टर वोस्टर लगा लिए, सब कर लिया। अब मतदान का दिन आ गया, तो मतदान के दिन मतदान केंद्र में क्या आचार संहिता होगी? एक तो मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर आप कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, वहां पर आपका कोई भी प्रचारक नजर नहीं आएगा। 200 मीटर की दूरी के बाद ही, 200 मीटर की दूरी के अंदर कोई आपके किसी भी राजनीतिक दल का कोई चुनावी ऑफिस नहीं होगा, और 100 मीटर के भीतर कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। आप जो मतदाता सूची बनाते हैं उसकी एक स्लिप बनती है ना, उस स्लिप को बोलते हैं मतदाता सूची के उसको बोलते हैं मतदाता स्लिप, है ना, वोटर स्लिप बोलते हैं उसको। उस वोटर स्लिप को लेकर के मतदान केंद्र में जो वोटर है वो जाता है, और उसका मिलान जो निर्वाचन अधिकारी हैं और उसके जो सहायक अधिकारी वो लोग करने के बाद वहां पर वोटिंग की, मतदान करने की अनुमति देते हैं। एक प्रकार का वो मतदान करने के लिए एक प्रकार का वो आइडेंटिटी कार्ड है। तो ऐसे आइडेंटिटी कार्ड पर, ऐसे स्लिप पर न तो किसी उम्मीदवार का नाम रहेगा, न ही उसके दल का कोई चिन्ह रहेगा। ठीक है। जो स्लिप होगा उसमें सिर्फ मतदाता का नाम, उसका क्रमांक और उससे जो सूचनाएं मतदान केंद्र में दी जाती है वो सारी चीजें भले लिखी रहेंगी, लेकिन उसमें उसका नाम पता, उम्मीदवार का कोई नाम पता, उसके राजनीतिक दल का कोई चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक। मतदान केंद्र के भीतर
मतदान केंद्र के लिए निर्धारित सुरक्षा प्रहरियों, सुरक्षा अधिकारियों और मतदान केंद्र में जिनकी नियुक्ति चुनाव आयोग के द्वारा लगाई गई है या जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा लगाई गई है, उन व्यक्तियों या उन अधिकारियों के अलावा केवल मतदाता ही प्रवेश कर सकेगा या कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा जिसको चुनाव आयोग ने या राज्य स्तर के किसी चुनाव अधिकारी ने या जिला स्तर के किसी चुनाव अधिकारी ने वैध पास अनुमति पत्र जारी किया हो। बाकी किसी भी का प्रवेश वहां पर निषिद्ध होगा। मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले जो प्रतिबंधित अवधि होती है, उस प्रतिबंधित अवधि में कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई प्रचार प्रसार की व्यवस्था नहीं होगी। और उसमें यह भी कहा गया है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, अपने तरफ वोट देने के लिए प्रेरित करने किसी प्रकार का कोई उपहार और भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने वाली वस्तु वितरित नहीं की जाएगी और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर का उपयोग रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा आपको देखेंगे, आप कुछ पाएंगे कि जो सरकारी मीडिया कह लें उसको, या सरकार का जो सूचना प्रकाशन विभाग है, वो इनके लिए भी आचार संहिता है कि घोषणा पत्र, इसका आचार संहिता की घोषणा होने के बाद वो सरकार की विशिष्टताओं को बताने वाली कोई सूचना जारी न करें, कोई घोषणा न करें, किसी प्रकार से सरकारी तंत्र का उपयोग करके सरकार की विशेषताओं को बताने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है एग्जिट पोल के बारे में। एग्जिट पोल जो है वो सर्वे के आधार पर ये बताने की कोशिश करते हैं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, कि किस राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए कितना रुझान वोटर्स की ओर से प्राप्त हो रहा है। ऐसे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल उन लोगों के इंटरव्यूज पर आधारित होते हैं जो एग्जिट पोल के जो आयोजक हैं वो मतदाताओं से जा करके पूछते हैं या इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आपने किसको वोट दिया, आपके आसपास के लोगों ने किसको वोट दिया, आप पुरानी सरकार जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप नई सरकार चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो ओपिनियन लेने के बाद वो एक प्रेडिक्शन, एक संभावना जारी करते हैं और उसके साथ में बताने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है। अब यदि एक चरण में कहीं पर चुनाव हो रहा है ना, तो ये इसके लिए नियम है कि भाई जो प्रतिबंधित अवधि है 48 घंटे की मतदान के समय की, उस 48 घंटे की अवधि के भीतर कोई एग्जिट पोल नहीं होगा, उसके बाद होगा। मतदान समाप्त होने के बाद जब आखिरी मतदान की घड़ी समाप्त हो जाएगी, अंतिम घड़ी, उसके बाद जैसा चुनाव आयोग उस संबंध में और निर्देश जारी करेगा उसके हिसाब से फिर एग्जिट पोल वाले अपने प्रेडिक्शन को, अपने संभावनाओं को जाहिर कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। ठीक। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होती है, चुनाव आयोग पूरी तरह से पावरफुल हो जाता है। क्योंकि सरकार, राज्य में सरकारें होती हैं, केंद्र में सरकारें होती हैं, लेकिन चुनाव कार्य चूंकि हो रहा है, सरकार के ही निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए सबसे शक्तिशाली यदि कोई संस्था होती है चुनाव के समय तो वो होती है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के नियंत्रण में राज्य सरकार का पूरा तंत्र और केंद्र सरकार का पूरा तंत्र होता है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में कई बार चुनाव आयोग को शिकायत मिलती है कि अमुक जिले का जिला अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा है या किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के समर्थन में सरकारी तंत्र का उपयोग कर रहा है। तो ऐसी शिकायत यदि चुनाव आयोग के पास आती है और चुनाव आयोग को यह समाधान हो जाता है कि शिकायत सही है, तो वो राज्य सरकार को आदेश करता है कि इस अधिकारी का स्थानांतरण वहां से कर दिया जाए। आपने देखा होगा, कई बार आप पेपर में पढ़ते हैं
कि चुनाव के समय अमुक जिले का के अमुक अधिकारी का स्थानांतरण चुनाव आयोग ने कर दिया है। तो ये चुनाव आयोग की जो भूमिका होती है बड़ी सशक्त होती है आचार संहिता के दौरान, जब तक निर्वाचन कार्य समाप्त नहीं होता तब तक। इस चुनावी आचार संहिता के चलते एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि एक समय में हम लोग देखा करते थे कि मतदान केंद्र, जिस दिन मतदान होता था उस दिन मतदान केंद्र में लोगों को लाने ले जाने के लिए रिक्शा, ऑटो और कई भी प्रकार के वाहन उम्मीदवारों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए जाते थे। और उनकी उपलब्धता के पीछे बात क्या होती थी कि भाई जो आदमी हमारे गाड़ी में चढ़ के जाएगा निश्चित रूप से हमें वोट देने के बारे में सोचेगा, है ना? और ऐसा होता भी था। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने आचार संहिता के तहत स्पष्ट कहा है कि मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए कोई वाहन व्यवस्था किसी भी उम्मीदवार, किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किसी भी हालत में नहीं की जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे अब छत्तीसगढ़ स्टेट में तो सरकारी बस नहीं है, पहले राज्य परिवहन निगम था, लेकिन बहुत सारे स्टेट में अभी भी सरकारी बसें चलती हैं, राज्य परिवहन की बसें चलती हैं। तो ऐसे राज्य परिवहन की बसों पर, सरकारी बसों पर कोई सरकारी होर्डिंग आचार संहिता के दौरान नहीं लगाए जाएंगे। जो सरकार की किसी कार्य की, सरकार की विशेषताओं के बारे में हो या सरकार के बारे में पॉजिटिवली कुछ कहती हो या निगेटिवली कुछ कहती हो, जो भी हो, लेकिन ऐसा कोई सरकारी बसों पर किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं होगा। ठीक, अब उम्मीदवार यदि रिटर्निंग अफसर के सामने अपना नामांकन पत्र भरने जाते हैं तो कहा गया है कि उसमें उनकी संख्या अधिक से अधिक 3 होनी चाहिए। एक स्वयं, एक उसका एजेंट, चलिए 2, एक उसका प्रस्तावक 3, और एक और व्यक्ति हो सकता है यदि वो अधिवक्ता है ना। तो इस प्रकार से अधिक 4 लोगों को वहां पर रिटर्निंग अफसर के पास जा करने, अभ्यर्थी को 4 को मिला करके, अभ्यर्थी प्लस 3 और 4 लोगों को रिटर्निंग अफसर के पास जाने की अनुमति है। वहां पर पूरी भीड़ लेकर जाने को आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। इसी प्रकार से अभ्यर्थी अपने साथ रिटर्निंग अफसर के पास जब जाएगा तो 3 से अधिक वाहन नहीं ले जा सकेगा। ठीक, और एक आखिरी बात कि मतदान केंद्र के पास आप कोई भी हथियार लेकर के न वहां से आना जाना करेंगे, ताकि वहां पर किसी प्रकार की कोई आशंका डेवलप ना हो कि ये व्यक्ति यहाँ पर मतदान केंद्र के पास हथियार लेकर के क्यों घूम रहा है। तो मतदान केंद्र के आसपास में किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर के आना जाना या हथियार का प्रदर्शन करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। तो ये मोटे तौर पर मैंने आचार संहिता के बारे में आज आपको बताया, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, है ना। तो ये इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी होने वाली ये आचार संहिता, जिसको अपन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, ये राजनीतिक दलों के लिए, चुनाव से लगे हुए अधिकारियों के लिए और आम मतदाता के लिए एक ऐसी अनुशासन संहिता है, एक ऐसी आचार संहिता है जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और यदि इसका वो ठीक से पालन करेगा, शुचिता के साथ पालन करेगा, निष्ठा के साथ पालन करेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय चुनाव व्यवस्था विश्व के लिए एक अनुकरणीय व्यवस्था मानी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। फिर आगे किसी और महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, इसके लिए मैं आपके प्रति अपना हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।